सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक। एंड आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक को। क्लास 10th के लिए आई थिंक मेरे हिसाब से रामबाण होगा, यानी कि पूरा चैप्टर एक बार में समझा दिया। तो लेकिन एंड तक देखना, ठीक है। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। क्या आप समझते हैं इलेक्ट्रिक चैप्टर से, यानी इलेक्ट्रिक नाम आपको सुन करके क्या लग रहा है? मैं अगर इस नाम को ब्रेक करूं, इलेक्ट्रिक प्लस सिटी, सिटी का मतलब शहर, यानी कि जहां पर बहुत सारे लोग हों, ग्रुप, सिटी उसे कहेंगे ना ग्रुप। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप, इलेक्ट्रिक सिटी ग्रुप, इलेक्ट्रिक ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप। कर पाए ना, इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप, यानी कि जहां पर परमाणु रूप के इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी आदात में इलेक्ट्रॉन्स हो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो, उसे ही तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक सिटी। और इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऑब्वियसली चार्ज होगा। अरे ये क्या मैंने बोल दिया, चार्ज। तो अब इसके बारे में बताना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो सुनो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय व्हिच मैटर एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक फोर्स दैट कॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके द्वारा पदार्थ विद्युत बल को अनुभव करता है। सही समझे? यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी भी मैटर की वह प्रॉपर्टी होती है। मेरे पास मान लो कि कोई मैटर है, ये मेरे पास मैटर है, एक रॉड है। अब यह एक मैटर ही तो है बच्चों, इसके पास कोई ऐसी ना ऐसी प्रॉपर्टी होगी। जैसे आपके पास गुड़ है, क्या आप पढ़ना नहीं चाहते? आप नहीं देखोगे, आप देखोगे शॉर्ट वीडियो देखे, क्यों लॉन्ग देखे, आपका ये गुड़ है, आपकी प्रॉपर्टी है ना। ऐसे इस रॉड के पास कोई ऐसी ना ऐसी प्रॉपर्टी होगी कि जिसकी हेल्प से ये इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी, इसी वजह से हम सर्किट को छूते तो शॉक लगता है ना। तो हमारे पास कोई ऐसे, हर एक मैटर के पास कोई ऐसी ना ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके हेल्प से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। और जिस प्रॉपर्टी से वो एक्सपीरियंस करता है, मतलब जिस प्रॉपर्टी की हेल्प से वो इसको एक्सपीरियंस करता है, यानी जिस गुण की मदद से वह अनुभव करता है, उस गुण को ही तो आवेश कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव समझाने से पहले मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि दुनिया में जितनी भी चीजें वो एटम से मिलकर बनी है, और एटम भी तीन चीजों से मिलकर बना है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसपे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन जिसपे प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जिसपे न्यूट्रल चार्ज होता है। न्यूट्रल कहेंगे, नो चार्ज हम नहीं कर सकते, नो चार्ज यानी कि बिल्कुल होता नहीं। न्यूट्रल का मतलब कि माइनस भी उतना ही होता है, प्लस भी उतना ही होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास -5 है, माइनस और +5 है, मेरे पास -5 है, +5 है, इन दोनों चार्ज को मैं कंबाइन करूंगा तो 0 आएगा। लेकिन हम इसे नो चार्ज नहीं कह सकते, न्यूट्रल चार्ज कहेंगे, क्योंकि जितना ही मेरे पास है माइनस का है उतना ही मेरे पास प्लस का है, इसे हम न्यूट्रल कहेंगे, नो चार्ज नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम बात कर रहे थे, तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे होता कितना कितना चार्ज है? तो सुनो बेटा, इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा चार्ज होता है वो होता है 1.69 × 10⁻⁻19, और प्रोटॉन पे हम प्लस कर देते हैं +1.69 × 10⁻⁻19। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं कि यूनिट क्या होती है इस चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो हमारी यूनिट होती है वो होती है कूलाम, और इसे कूलाम साहब ने डिस्कवर करा था इलेक्ट्रिक चार्ज को, इसी वजह से इसे कूलाम की यूनिट दी जाती है, यानी इसकी मात्रिका जो होती है वो कूलाम होती है। अब अगर मैं बात करूं इसका फॉर्मूला, तो वो Ne होता है। Ne का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। और जो आप E- का E देख रहे हो, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये इसको डिफाइन करता है। तो हमें पता ही है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.69 × 10⁻⁻19 इतना चार्ज होता है। अब आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट हेडिंग से। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट हेडिंग को मूव करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है इलेक्ट्रिक करंट। करंट को अगर हम डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक को तो आप मैंने समझा दिया। अगर मैं करंट को डिफाइन करूं, तो करंट का मतलब होता है फ्लो, फ्लो यानी बहना, और इसको इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। और धारा हमको पता है, किसी भी चीज का बहाव को ही हम धारा कहते हैं। सेम चीज यहीं पर है कि जब कभी किसी क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज का फ्लो होता है, अ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ क्लोज पाथ, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी भी क्लोज पाथ में जब चार्ज का बहाव होता है, किसी चार्ज फ्लो करता है, उसे ही हम करंट बोलते हैं, यानी उसे ही हम धारा बोलते हैं। यानी किसी भी बंद परिपथ के अंदर जब विद्युत आवेश
समय के अनुसार तीव्र गति से बहता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो इसकी करेक्ट डिफिनेशन ये होगी, द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ क्लोज सर्किट विथ पर टाइम इट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि हिंदी में बात करें परिभाषा इसकी होगी कि किसी बंद परिपथ के अंदर समय के अनुसार जब विद्युत आवेश प्रवाह करता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। तो आई होप समझ में आएगा। और अगर मैं इसकी मात्रिका यानी कि यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर, और इसे मापने के लिए एक मशीन भी यूज करते हैं हम लोग जिसे एमीटर कहते हैं, जिसकी फोटो आप यहाँ देख पा रहे हो, एमीटर की फोटो। और एमीटर एक यहाँ पे देख लो, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो माइनस वाला तार इसमें लगाया जाता है और प्लस वाला इसमें लगाया जाता है। उसके बाद ये जो निडल है ये हमें डिफाइन कराती है कि कितने मतलब कितना एम्पियर करंट है जो इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसकी अगर मैं फार्मूले की बात करूँ तो ये होता है कि इसमें डिफिनेशन से ही देखो फार्मूले बनाते हैं हम लोग। हमने डिफिनेशन क्या सीखी थी, द फ्लो ऑफ चार्ज क्यों, तो मैंने लिया क्यों, किस पर कर रहा था, टाइम के बेस पे कर रहा था ना, तो मैंने अपॉन में टाइम ले लिया, तो क्यू अपॉन टी हम इसे कह सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। यूनिट आपको मैंने बता दिया एम्पियर। इसे मापा किससे जाता है, यानी इसे मेजर किससे किया जाता है, एमीटर से इसे मेजर करा जाता है। एमीटर दिखता कैसे, ऐसा दिखता है एमीटर, ओके। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों हेडिंग है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, क्योंकि चार्ज है, करंट है, तो कहीं ना कहीं से आ रहा है, और कहीं ना कहीं से आ रहा है तो उसमें कोई ना कोई काम खर्च हो रहा है, कोई ना कोई वर्क डन लग रहा है। तो पोटेंशियल ये होता है कि जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाते हैं, उसमें हमारा जो वर्क डन लगा होता है उसे ही हम कहते हैं क्या बच्चा, पोटेंशियल। तो डिफिनेशन इसकी हम लिखेंगे पोटेंशियल की कि व्हेन द टोटल वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे हम V से डिफाइन करते हैं, यानी कि जब कभी हम विद्युत आवेश को अनंत से किसी एक निश्चित बिंदु पर लाते हैं और उसमें लगे कार्य को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, सॉरी विभव कहते हैं, स्लिप ऑफ टंग, विभव कहते हैं। यानी कि जब हम विद्युत आवेश को अनंत से किसी एक निश्चित बिंदु पर लाते हैं और उसमें लगा कार्य को हम विभव कहते हैं। मेरे बात समझ, इसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब बात आती है नेक्स्ट स्टार्टिंग विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, तो हम अभी तक विभव में क्या कर रहे थे, यानी कि पोटेंशियल में हम लोग क्या कर रहे थे कि इन्फिनिटी से ला रहे थे किसी पॉइंट को, यानी अनंत से हम किसी पॉइंट को द रहे थे। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हैं। तो इसकी डिफिनेशन हम ये लिखेंगे, टू ब्रिंग द टोटल वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जब कभी हम विद्युत आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लाते हैं और उसमें लगा कार्य को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो इसका फॉर्मूला की बात करें, मैंने बता दिया कि इसे रिप्रेजेंट V से करा जाता है। और इसके फॉर्मूला जो होता है बच्चा, हम क्या कर रहे थे, हमारा क्या लग रहा था, वर्क डन लग रहा था, तो W अपॉन क्यों, क्योंकि चार्ज को लाने में मेरा वर्क डन लग रहा था। वर्क डन लग रहा था किसके रिस्पेक्ट में लग रहा था, चार्ज के रिस्पेक्ट में लग रहा था, तो W अपॉन क्यों। W क्या है, कार्य है यानी वर्क डन है, क्यों क्या है, चार्ज है जिसे हम आवेश बोलते हैं, ओके। अब अगर इसकी मात्रिका की बात करें तो इसकी मात्रिका होती है वोल्ट, जिसे हम VOLT स्पेलिंग होती है इसकी वोल्ट की, और हिंदी में हम इसे वोल्ट ही लिखते हैं। और बात करें अगर हम इसके मापा किससे जाता है, जैसे कि हमने करंट को मापने के लिए एक मशीन होती है, ऐसे ही विभवांतर को मापने के लिए भी एक मशीन होती है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए भी एक मशीन होती है जिसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। जैसे कि एम मीटर था उसमें, इसमें वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर एज सेम एज एम मीटर होता है, वोल्ट मीटर भी एज सेम एज एम मीटर होता है, ओके। अब बात करने वाले हैं हम रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध कब होता है, रुकावट को ही तो प्रतिरोध बोलते हैं, यानी कि प्रतिरोध लगाया गया तो रुकावट को ही तो प्रतिरोध बोलेंगे हम। अब अगर हम रुकावट की बात करें यानी प्रतिरोध की बात करें, तो हमारा प्रतिरोध यानी कि कब होता है, मैं 3 रास्ते बनाता हूँ। यहाँ देखो, पहला रास्ता मेरा बिल्कुल प्लेन है,
दूसरा रास्ता थोड़ा सा जिगजैग है, तीसरा रास्ता पूरा ही जिगजैग है। तो मैं तीनों तरफ से बॉल को ढंगाता हूँ। तो बॉल हमारा फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज कहाँ पर होगी, लास्ट वाले नहीं, थर्ड वाले में होगी। और ये जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसे ही बोलते हैं विभवांतर। इसे ऐसे ही रिप्रेजेंट करा जाता है। तो विभवांतर क्या होता है कि जब हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं और उसके बीच में कोई रुकावट आती है, उसे ही हम बोलते हैं यानी कि जब हम किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं और उसके बीच में जो रुकावट आती है, उसे ही हम बोल देते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। या पहली चीज, आपको रेजिस्टेंस सीरीज में दिए होंगे, यानी कि एक लाइन में दिए होते हैं, और दूसरी चीज रेजिस्टेंस आपको परपेंडिकुलर दिए होते हैं, यानी कि एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे दिए होते हैं रेजिस्टेंस। ओके, तो जब हमें इस सीरीज में दिया होता है तो हम जनरली जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कर लें, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ। और याद रखना कि इसकी यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की, वो ओम होती है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस ऐसे मेरे पास सीरीज है, तो यहाँ लिखा है 5 ओम, 4 ओम, 3 ओम। तो सीरीज में मैं इनको यूं याद दूंगा, 5 4 9 9 3 12, ऐसे कर दूंगा, 12 ओम हो गया इसका सम। लेकिन जब कभी सीरीज में दिया होगा ऐसे, तो मैं इनको अपॉन में यूज करूंगा। तो इनका फॉर्मूला हमारा लगेगा 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एक्सेट्रा, जितने भी आपको रेजिस्टेंस अपॉन में दिए। ठीक है, अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है हमारी ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ हमारा ये कहता है कि अगर किसी सर्किट का, यानी किसी भी परिपथ का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो सेम है, तो जो हमारी करंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? विभवांतर के। तो यहीं से हमारी इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ अ सर्किट इज यूनिक देन द करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जब कभी भी हमारे परिपथ का तापमान जो है वो सामान्य होगा, तो हमारा जो धारा है वह विभवांतर के समानुपाती होगी। यहीं से हो जाता है, जैसे कि हम इसको डेराइव करते हैं अभी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। सो अब हम यहाँ से अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन हटाएंगे तो R लग जाता है हमारा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाता है V इज इक्वल्स टू IR, यानी विभवांतर हमारा करंट और उसके रेजिस्टेंस के गुणे के बराबर होता है। तो यहाँ तक मैंने बताया, इतनी हेडिंग्स है, इतनी मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है। अगर आपने आपको भी अच्छी लगी हो, आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, जहाँ पर मैं बताऊंगा हीटिंग इफेक्ट के बारे में, और भी बहुत सारी बातें करना है अभी। सो बाय।